सभी को नमस्कार। सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप आरबीएससी मीडियम से दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई मीडियम से दे रहे हो, एग्जाम में आपको यहां से 100% न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना, एक एक करके हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं पहले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, समझते हैं भाई पहले इनको। ठीक है, देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अणुसंख्य गुणधर्म यानी ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। यानी इन्हें मतलब नहीं है कि उस विलेय का क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुणधर्म है, उसकी कैसी प्रकृति है, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेंगे, संख्या पर निर्भर करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, उनकी प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाते हैं भाई, अणुसंख्य गुणधर्म। समझ गए, वे गुणधर्म जो विलेय के जो अणु हैं उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करें, उनकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म। अब ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं भाई, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा अगर मैं नाम लूं तो दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, एलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन का भी मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है ना, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब बढ़ना। ठीक है, चौथा देखो, चौथा है परासरण दाब। चौथा क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब को आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये 4 आपकी क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब एक चीज मैं आपको यहां पे लिखाता हूं, एक चीज आप क्या याद रखोगे मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर। यानी कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ेंगे, इन चारों के मान बढ़ेंगे, और अगर कणों की संख्या घटेगी तो इन चारों के मान भी कैसे होंगे, घटने लग जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि कणों की जो संख्या है वो समानुपाती है किसके, वो समानुपाती है अणुसंख्य गुणधर्म के, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। यानी अगर मैं बोलूं कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कैसा होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कैसा होगा, बढ़ेगा। अब इस मतलब को समझना भाई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। वाष्प दाब में कमी बढ़ेगी, समझ रहे हो कहने का मतलब, वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा। अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो ये क्या बोल रहा है कि वाष्प दाब में जो कमी है वो बढ़ेगी, यानी वाष्प दाब में जो कमी के मान है वो बढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, डायरेक्ट वे में हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी बढ़ेगी। इसका मतलब जो वाष्प दाब है उसमें गिरावट जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर मैं बोलूं कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में कमी होगी,
वाष्प दाब कम होगा और वाष्प दाब में कमी के मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। समझ रहे हो, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोला है, डायरेक्ट वे में आपको मैं समझा रहा हूं। देखो भाई क्या बोल रहा है कि वाष्प दाब में जो गिरावट है वो बढ़ेगी, वाष्प दाब में जो कमी है वो बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, डायरेक्ट वे में हम ये क्या कह सकते हैं भाई, वाष्प दाब में कमी होगी। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में कमी होगी। समझ गए आप, वेपर प्रेशर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आप लिख सकते हो यहां से वाष्प दाब भी लिख सकते हो। इतना तो समझ ही चुके हो, इतनी इंग्लिश आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी तो क्वथनांक के मान बढ़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक है उसके मान बढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, क्वथनांक। तो क्वथनांक के मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। अगला हमने क्या बोला, हिमांक में अवनमन, अवनमन आ गया वही, हिमांक में अवनमन बढ़ेगा। अगर मैं कणों की संख्या बढ़ाऊंगा तो हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, यानी हिमांक में जो गिरावट है वो बढ़ेगी। तो हम इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, ये डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि जो हिमांक है वो कैसा होगा, घटेगा। और हिमांक और गलनांक एक ही बात है, अभी मैं परिभाषा भी बताऊंगा जब एक एक करके इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो हिमांक घटेगा, या मैं कह सकता हूं जो गलनांक है वो कैसा होगा, घटेगा, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक में अवनमन है, जो हिमांक में अवनमन है वो तो बढ़ेगा, यानी हिमांक में जो गिरावट है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो हिमांक में जो कमी है वो आपकी क्या होगी, कणों की संख्या बढ़ाने पर हिमांक में कमी होगी। यानी आप कह सकते हो कि जो हिमांक है या जो गलनांक है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी आप बोलते हो, वो क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। यानी कणों की संख्या बढ़ाओगे तो हिमांक घटेगा और हिमांक में अवनमन बढ़ेगा। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये डायरेक्ट बात बोल रहा है, मैं उधर आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बात बोल रहा है, मैं उधर डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूं। अगली बात क्या बोल रहा है, परासरण दाब, यानी कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी कैसा होगा, बढ़ेगा। और परासरण दाब बढ़ेगा, ये भी आपका इधर भी परासरण दाब बढ़ेगा। कहने का मतलब जहां पर आपको ये अवनमन वर्ड दिख रहा है ना, उसी में केस उल्टा है। यानी पहली चीज तो मैं अगर आपसे बोलूं तो आपको क्या याद रखनी है कि कणों की संख्या जो है उसका इनवर्स रिलेशन है किससे, एक तो किससे भाई, वाष्प दाब से, वाष्प दाब से, और दूसरा किससे है भाई, हिमांक या गलनांक से। हिमांक हो या क्या हो, गलनांक हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो इस बात को आप याद रखोगे और ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी ही, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि कणों की संख्या आपको दे दे और मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊं कि इसमें मुझे वाष्प दाब का क्रम बताओ, वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम दीजिए, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम दीजिए, या आपको क्वेश्चन में दे दे 1 नंबर के में 3 ऑप्शन दे दे और उनका नाम दे दे ABC, आपसे पूछ ले कि बताओ किसमें क्वथनांक के मान सर्वाधिक होंगे या किसमें हिमांक के मान सर्वाधिक होंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको ये नियम बता दिए। ध्यान क्या रखना है कि अगर पूछे वाष्प दाब के मान किसमें ज्यादा होंगे तो आपको चेक क्या करना है, कणों की संख्या। वाष्प दाब के मान उसमें ज्यादा होंगे जिसमें कणों की संख्या सबसे कैसी होगी, कम होगी। इसी तरीके से आपसे पूछ ले हिमांक ज्यादा किसका है, गलनांक ज्यादा किसका है, तो गलनांक और हिमांक के मान उसमें ज्यादा होंगे जिसमें कणों की संख्या कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, ठीक है। तो इन चीजों को एक बार लिखो, इनको मिटाऊंगा नहीं मैं अभी, इसके बेस पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसको आप लिख के आप इसको लिख लो, पहले इसको एक बार फिर मिटाता हूं। लिख लिया, लिख लिया। आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, है ना, वीडियो को पॉज किया करो और लिख लिया करो भाई। साथ के साथ पेन चलना चाहिए, नोट्स बनने चाहिए आपके। मैं आपको वैसे भी अवेलेबल करवाऊंगा, वो बात ठीक है, लेकिन आप जब लेक्चर देख रहे हो तो आपको साथ के साथ पेन चलाना है, आपको भी खुद के नोट्स बनाने, क्योंकि जो लेक्चर पढ़ते हुए, जो समझते हुए आपने नोट्स बनाए ना, उनका आपका जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पेन चलना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रवचन की तरह आप सुन रहे हो, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अणुसंख्य गुणधर्म के कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएं तो आप किस तरीके से उसका आंसर दोगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सर्वाधिक
गलनांक या हिमांक होगा, गलनांक या हिमांक होगा। ऑप्शन 1 1m NaCl, ऑप्शन बी 1m MgCl2, ऑप्शन 3 1m AlCl3, ऑप्शन डी 1m ग्लूकोज। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि निम्न में से सर्वाधिक गलनांक या हिमांक होगा। आपको चेक करना है कि इनमें से गलनांक और हिमांक सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है ना, तो मैंने आपको यहां रिलेशन लिख रखे हैं और ये आपको मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सब कुछ निर्भर कर रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है भाई? कणों की संख्या पर। हमें जब भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? कणों की संख्या। अब कणों की संख्या के साथ साथ आपको एक चीज और देखनी है, सांद्रता, जो आपको यहां मैंने आगे लिख रखी है 1m 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 1m। अगर ये सांद्रता अलग अलग है तो कणों की संख्या का आप सांद्रता से गुणा करोगे तब फाइनल आपके क्या आएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। लेकिन अगर सांद्रता एक जैसी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्या चेक कर लो? कणों की संख्या। उसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बता दूंगा। ठीक है, देखना भाई कणों की संख्या। तो अगर हम इसको देखें तो कणों की संख्या कितनी निकलेगी इसमें भाई? जितने आयन होंगे उतनी ही कणों की संख्या होगी। यानी अगर मैं इसको तोड़ूं NaCl को तो आप सबको पता है एक Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, यानी एक कण तो ये रहा, एक कण ये रहा, तो ओवरऑल टोटल कण कितने हुए? 2 कण हुए। ठीक है, इसी तरह मैं MgCl2 को तोड़ूं तो एक तो Mg2+ बनेगा और 2 क्या बनेंगे? Cl- बनेंगे। तो 2 तो ये रहे, एक ये रहा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? यहां 3 होंगे। अगर मैं AlCl3 को तोड़ूं तो आपको पता है Al+3 बनेगा और 3 क्या बनेंगे? Cl- बनेंगे। यानी यहां कणों की संख्या कितनी होगी? एक तो एल्यूमिनियम हो गया और 3 क्लोराइड हो गए, तो 3 और 1 कितने हुए? 4। यानी यहां कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज आपको पता है कैसा होता है? अनआयनित। ये अध्रुवीय है, ये आयनों में नहीं टूटता। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज में कार्बन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दे दे यहां पर C6H12O6। तो याद रहे आपको क्या देखने हैं? कणों की संख्या। कणों की संख्या मैं बोल रहा हूं, परमाणुओं की संख्या नहीं। कहीं आप ऐसे गिनने लग जाओगे 6 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहां 12 और 12 कितने हो गए? 24 कणों की संख्या हो गई। परमाणु नहीं गिनने, हमको क्या गिनने हैं कि वो आयनित हो रहा है या नहीं। अगर आयनित हो रहा है तो आयनित अवस्था में जितने उसके कण आ रहे हैं वो हमको देखने हैं। जैसे ये टूट रहा है आयनों में, इसके 2 कण हैं, ये Mg और 2 Cl, इसके कितने कण हैं? 3। ये भी आयनित होता है भाई Al+3 Cl- में, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज अनआयनित होता है, अध्रुवीय है, कोई आयनों में टूटता नहीं है। यानी जैसे ही आप इसको डालोगे ये आयनों में नहीं बटेगा, पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा। तो इसके पूरे कण कितने रहेंगे? 1, क्योंकि ये टूट ही नहीं रहा, तो ये अकेला कितना है? 1 ही कण होंगे, इसके अलग अलग कण नहीं होंगे। समझ गए बात को? अब मैंने कणों की संख्या निकाल ली, तो कणों की संख्या से आपको पता चल गया। अब रिलेशन आपने लिख रखा है कि हिमांक और गलनांक कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कणों की संख्या ज्यादा होगी तो हिमांक गलनांक कैसे होंगे? कम होंगे। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक हिमांक या गलनांक पूछ रहा है। तो सर्वाधिक हिमांक उसका होगा जिसके कणों की संख्या सबसे कैसी हो? कम हो। और कणों की संख्या सबसे कम कहां है? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 1। कणों की संख्या सबसे कम यहां है, तो ये इसका जो गलनांक है, इसका जो हिमांक है वो कैसा होगा? सर्वाधिक होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए किसका? कणों की, उसका हिमांक गलनांक का, तो इस प्रकार का कोई भी अणुसंख्यिक गुणधर्म में से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कणों की संख्या चेक करनी है। कणों की संख्या चेक कर ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इनका, और उसके बाद आप आंसर करोगे। क्योंकि हिमांक हमसे सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक हिमांक उसमें होगा जिसमें कणों की संख्या सबसे कम होगी। तो सबसे कम कणों की संख्या इसमें, तो आंसर हमारा होगा डी। ठीक है, लिखो इसको एक बार। अब इसी में मैं आपको बोलूं कि इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ आप कि क्वथनांक के मान सर्वाधिक किसमें होंगे। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ क्वथनांक के मान किसमें होंगे। तो आपको रिलेशन लिख रखा है कि कणों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वथनांक के। यानी क्वथनांक अगर बढ़ेगा तो कणों की संख्या भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। यानी अगर मुझे सर्वाधिक क्वथनांक देखना है तो मैं देखूंगा कि कणों की संख्या सर्वाधिक किसमें है। और कणों की संख्या सर्वाधिक किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। देख लो, कणों की संख्या सर्वाधिक कितनी है? 4। तो अगर सर्वाधिक क्वथनांक की बात करूं तो क्वथनांक के मान सर्वाधिक किसमें होंगे? ऑप्शन सी में। और अगर मैं हिमांक की बात करूं तो हिमांक के मान सर्वाधिक किसमें होंगे? ऑप्शन डी में। समझ गए आप? एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2
प्रॉपर्टीज समझा दी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसको पहले लिख लो। लिख लिया होगा भाई? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना भाई, ध्यान देना। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा मैं आपको बोलता हूं, हां, निम्न में से वाष्प दाब का सर्वाधिक मान किसमें होगा? वाष्प दाब का सर्वाधिक मान किसमें होगा? अब आपको पहले हेडिंग कर लेनी है कि उसने वाष्प दाब में अवनमन पूछा है या वाष्प दाब पूछा है। तो उसने क्या पूछा है? वाष्प दाब पूछा है। तो वाष्प दाब पूछा है तो ये वाला रिलेशन आ गया। वाष्प दाब के मान उसमें ज्यादा होंगे जिसमें कणों की संख्या कैसी हो? कम होगी। यानी आपको ढूंढना क्या है? जिसमें कणों की संख्या क्या हो? सबसे कम। देखते हैं, को ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन। चलो अब इसमें मैं आपको दोनों तरीके मिला देता हूं, ठीक है? देखना भाई, ध्यान देना। 0.1 m NH2CONH2, ठीक है। दूसरा 0.001 m MgCl2। तीसरा 1 मोलैरिटी और अब K4FeCN का होल 6, ठीक है। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी 1 मोलैरिटी NaCl, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं और इसमें आपको क्या पूछ रहा है? वाष्प दाब की मान सर्वाधिक किसमें है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा होगा तो मैंने कंसंट्रेशन क्या है? बदल दी है भाई। एक जैसी कंसंट्रेशन नहीं है। यहां तो सब जगह 1 मोलैरिटी थी, यहां 0.1 मोलैरिटी है, यहां 0.001 मोलैरिटी है, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन कम हो गई, कम ज्यादा हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला? जब कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी हो तो कणों की संख्या का आप गुणा करना किससे? कंसंट्रेशन के साथ, फिर आप फाइनल आंसर निकालोगे, ठीक है। तो जब ये पॉइंट लिख लेना कि जब कणों की संख्या अलग अलग है तो कणों की संख्या, सांद्रता अगर आपकी अलग अलग है तो कणों की संख्या का पहले सांद्रता से गुणा करोगे, उसके बाद आपको चेक करना है। तो यहां पर पहले मैं कणों की संख्या निकाल लेता हूं। अब यूरिया भी कैसा है भाई? आयनित होता है क्या? नहीं। तो यूरिया भी कैसा है? अकेला रहेगा। इसका भी क्या रहेगा? एक पार्टिकल, और एक का इससे गुणा करोगे तो वो की वही आएगा। यानी यहां कणों की संख्या जो फाइनल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 0.01, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूं MgCl2 की। यहां पार्टिकल्स कितने निकलेंगे? 3। अब 3 का इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0.003। यानी फाइनल जो कणों की संख्या है वो ये है। अब यहां देखो, एक उपसय संयोजक यौगिक है। अब उपसय संयोजक यौगिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये विलयन में क्या है? घुलते नहीं है, ठीक है। या विलयन में जो बाहर होंगे ना, डब्बे से बाहर, केवल वो ही घुलेंगे। डब्बे के अंदर वाली चीज विलयन में भी एज इट इज पड़ी रहती है। तो ये जो डब्बे वाले अंदर, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो अंदर है, ये घुलेगा नहीं। यानी घुलेगा नहीं तो ये तो हमारा कितना कण हो गया? 1, और 4 पोटेशियम आयन घुल जाएंगे। तो 4 तो हमें क्या मिलेंगे? K+ और ये डब्बा मिलेगा। तो 4 तो ये हो गए, 1 ये हो गए, 4 और 1 टोटल मिला के कितने हुए? 5। 5 का गुणा करो इससे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 5। यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं आपके लिए? 2 का गुणा 1 से करो तो यहां पर फाइनल जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। यानी जो संख्या हमारी निकल के आई वो ये निकल के आई है। अब हमें चेक करना है क्या? हमें चेक करना है भाई आपका वाष्प दाब। तो वाष्प दाब सर्वाधिक उसके लिए होगा जिसके लिए कणों की संख्या सबसे कम होगी। तो सबसे कम कणों की संख्या किसमें निकल के आ रही है? देख लो, 0.003। सबसे कम कणों की संख्या किसमें है? ऑप्शन बी में। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा दी है मैंने अब आपको। अब एक जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है भाई। चलो उसकी हेडिंग लगा लो आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझते हैं भाई क्या है इसमें। वैसे मैंने राउल्ट्स लॉ का जब आपको सेकंड पार्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये डेरिवेशन करवा दिया था। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं कि अगर आपको डेरिवेशन पूछ ले तो आप कैसे करोगे, क्योंकि डेरिवेशन पूछने की भी संभावना है, पिछली क्लासों में पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहली हेडिंग लगाओगे आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। समझना भाई, देखना भाई एक बार। देखो भाई, अब पहली हमने ले ली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझना, मैंने इसकी कहानी आपको पहले ही बताई थी, एक बार दोबारा से समझो। देखो
पहले आपके पास क्या है, एक कंटेनर जिसमें आपने प्योर विलायक ले रखा है, ठीक है, पानी ले रखा है, ठीक है। तो यहां पर पानी को हम मान लेते हैं ए के पार्टिकल्स हैं पानी के, ठीक है, तो ए के कण हैं। तो अच्छे से ये क्या बनाएंगे भाई, भाप बनाएंगे, क्योंकि पानी तो कैसा है भाई, वाष्पशील प्रकृति का है, बढ़िया क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, ठीक है। यहां पर हमने लिया है क्या, शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक हमारा क्या है, पानी, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, अवाष्पशील घटक मिला दिया बी, ठीक है, अवाष्पशील घटक हमने बी मिला दिया, मान के चलो शक्कर मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। अब ये क्या है भाई, अवाष्पशील प्रकृति का है, कैसी प्रकृति का है, अवाष्पशील प्रकृति का है, यानी इसकी वाष्प तो बनेगी नहीं। अब ये क्या करेगा, ए के साथ में हमने इसको डाला है तो ये कहीं कहीं बीच में फिट हो जाएगा, बी जो पार्टिकल है वो बीच में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, यानी ए का जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, कम, किस पर, सरफेस पर। और जो वाष्प बनेगी वो कहां से बनती है, सरफेस से बनती है, सरफेस फिनोमेना है भाई, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो ए की जो वाष्प बनेगी उसकी मात्रा कैसी होगी, कम। यहां तो ज्यादा मात्रा, क्योंकि यहां तो अकेला शुद्ध विलायक है, यहां तो अच्छे से क्या होगा, वेपराइज होगा, इवेपोरेट होगा, वाष्पन की क्रिया अच्छे से होगी। लेकिन यहां वाष्पन की क्रिया उतनी अच्छे से नहीं होगी, यानी यहां जो वाष्प जो आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कम मिलेगी एज कंपेयर टू यहां जो वाष्प मिलेगी वो तो शुद्ध है भाई। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे दिखाते हैं, पी नॉट ए से। और यहां जो विलयन का वाष्प दाब है वो कैसा मिलेगा, कम। भाई ये तो क्या है, विलयन, क्योंकि इसमें विलय और विलायक दोनों हैं, तो यहां तो विलयन का वाष्प दाब है और यहां शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। हमें पता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा। तो जो वाष्प दाब में कमी है, या मैं बोलूं वाष्प दाब में अवनमन है, दो वो वाष्प दाब में अवनमन कितना आएगा भाई, ज्यादा में से कम को घटा दो उतने की गिरावट आ जाएगी, ये होगा आपका वाष्प दाब का अवनमन। ज्यादा में से हमने कम को घटा दिया तो हमें पता चल गया कि कितने की कमी आई, ठीक है। और अगर मैं इसको, अगर इस वाष्प दाब की कमी को हम रिलेट कर दें किससे, शुद्ध वाले से रिलेट कर दें हम कि भाई कितने की कमी आई, उसको हमने रिलेट कर दिया किससे, शुद्ध विलायक से। इससे रिलेट करने पर इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप इस कमी को, इस अवनमन को रिलेट कर दो किसके साथ, शुद्ध विलायक के साथ, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब इसका जो पूरा जो आपका डेरिवेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि विलयन में जो वाष्प दाब के मान हैं, विलयन में जो वाष्प दाब के मान हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके समानुपाती होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होंगे। किसके समानुपाती होंगे भाई, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि विलय तो कैसी प्रकृति का है, अवाष्पशील प्रकृति का। जो विलय के मूल अंश हैं वो तो कैसे, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब वो तो वाष्प ही नहीं बना रहे, तो उनका कोई वाष्प दाब भी नहीं आएगा, ठीक है। वाष्प कौन बना रहा है, ए। तो जो इस विलयन के अंदर जो ये वाष्प आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आई है, ए की वजह से आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो सिर्फ और सिर्फ किसके समानुपाती होगा, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। बात आ गई आपको ये समझ में। तो अब मैं ये पूरा आपको मिटा रहा हूं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, फिर हम बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है भाई। देखो ये बस आपके समझने के लिए था। अब देखो, तो यहां से आप ये चीज समझ चुके हो कि जो विलयन का वाष्प दाब है, यहां हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के, विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि विलयन का वाष्प दाब ये है, ये किसके समानुपाती है, विलायक के मूल अंश के, और विलायक का मूल अंश क्या है, XA, ठीक है। अब मैं इस साइन को हटाऊंगा, इस साइन को हटाऊंगा तो आपको पता है क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट आपको पता है, आप राउल्ट के लॉ से रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है राउल्ट्स का लॉ क्या होता है, PS बराबर आप रख दोगे यहां P नॉट A XA, ठीक है। और ये चीज हमको पता है कि XA प्लस XB, XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1। तो XA बराबर हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस XB। तो यहां रख दो भाई PS बराबर P नॉट A, और यहां रख दो 1 माइनस XB। अब इसका आप इससे कर दो गुणा, तो P नॉट A हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, P नॉट A,
एक्स बी हो जाएगा, और यहां तो पी एस है ही, ठीक है। इस वाले पैरा को यहां ला रहा हूं, इस वाली चीज को वहां पहुंचा रहा हूं, तो माइनस वाला यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाली इस चीज वहां जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हो गया पी नॉट ए एक्स बी, और यहां हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। अब मैं पी नॉट ए को नीचे ले आऊंगा कर्ण गुणा करके, तो एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये आपका फाइनल क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। यानी यहां आप क्या कह सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब, ये क्या था अभी भी बताया था ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है। क्या कहोगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है। यही क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का पूरा डेरिवेशन, ठीक है। तो आप यहां से कह भी सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। यानी जितना ज्यादा आप अवाष्पशील घटक मिलाओगे उतने ही वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। भाई सीधी सी बात है, जितना आपने अवाष्पशील घटक मिलाया उसकी वाष्प बनेगी नहीं, उसकी वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो यहां से आप ये पूरा डेरिवेशन लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है। चलो मैं आगे की बात समझाता हूं आपको। आगे एक फॉर्मूला और डेराइव करेंगे हम, देखो यहां तक की कहानी आपने पढ़ ली। अब एक्स बी बराबर क्या होता है मुझे बताओ। एक्स बी बराबर आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और एक्स बी बराबर आप सबको पता है विलेय के मूल अंश है, तो ऊपर विलेय के मूल, नीचे टोटल विलयन के मूल Na प्लस NB, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इससे भी आपको पता है। और मूल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, भार का मतलब WB अपॉन MB, और इधर क्या लिखोगे, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB लिखोगे ना ये। तो इस वैल्यू को उठा के मैं यहां रख रहा हूं डायरेक्ट, देखो यहां क्या लिखूंगा मैं, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ठीक है। ये हमने यहां से उठा के यहां रख दिया। अब आपको पता है अगर हम तनु विलयनों के लिए राउट नियम, तो तनु विलयनों हेतु क्या होगा, तनु विलयनों का मतलब विलेय की बहुत कम मात्रा है उसमें, तो विलेय कौन है हमारा, WB MB। तो विलेय की बहुत मात्रा कम होने से इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करें तो विलायक के कंपैरिजन में विलेय बहुत कम होता है, तो विलेय को हम क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, ठीक है। तो तनु विलयनों हेतु हम क्या कहेंगे कि जो WB अपॉन MB है वो बहुत कम है किससे, WA अपॉन MA से, ठीक है। सो WB अपॉन MB को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, किसमें, हर में, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता था पहले मेरे दिमाग में जब छोटे छोटे थे हम, कि सर ये ऊपर से जीरो क्यों नहीं करते, नीचे से ही जीरो क्यों करते हो। तो भाई यहां हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। ये मान के चलो आपके पास 1000 ml है तो ये आपके पास केवल 1 ml है, या 1000 किलोग्राम है तो ये आपके पास केवल 1 ग्राम है। तो जब कंपैरिजन होगा दो चीजों के बीच में तभी तो एक की वैल्यू जीरो करेंगे। यहां तो अकेला एक ही है, इसका किससे कंपैरिजन करो, किसी से नहीं, ठीक है ना। तो यहां कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, कंपैरिजन दो चीजों में होता है, तो यहां हम इस वैल्यू को जीरो करते हैं ना कि ऊपर जीरो करते हैं, ठीक है। छोटी मोटी बात है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो, अब आगे देखो, आगे क्या लिखोगे आप, इसको जीरो कर दो तो क्या लिखोगे, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर WB अपॉन MB अपॉन नीचे क्या रख दोगे, WA अपॉन MA, क्योंकि ये वैल्यू तो आपने क्या कर दी, नेग्लिजिबल। अब ये इस तरीके की कहानी हो गई, A बटा B बटा C बटा D। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को उल्टा कर दो, A बटा B और नीचे वाले को उल्टा कर दिया D अपॉन C। तो ऐसी इसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, कर देते हैं। चलो P नोट A माइनस पी एस अपॉन P नोट A बराबर WB अपॉन MB, और इसको उल्टा कर दो, ऊपर उल्टा करोगे तो MA अपॉन क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर आगे की कहानी बताता हूं। लिख लिया। तो यहां से अगर हमें अणुभार निकालना हो किसका, विलेय का, यहां से अगर मुझे MB की वैल्यू निकालनी है तो MB को यहां भेजूंगा, बाकी चीजों को यहां ले आऊंगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो MB को यहां भेज रहा हूं ऊपर, MB को मैं भेज रहा हूं ऊपर, तो इधर आ गया। अब PA को भेज रहा हूं उधर, तो क्या होगा,
पहले इसको लिख देता हूं, इधर जो बचा है, इधर कौन बचा है, WB बचा है, नीचे कौन बचा है, WA बचा है, साथ में इधर कौन बचा है, MA बचा है, ये बचा है भाई, ठीक है। अब इधर ऊपर कौन कौन जाएगा, ऊपर ये जाएगा P0A, ये गया ऊपर, और ये वाली वैल्यू आएगी नीचे, तो नीचे कौन आएगा, P0A माइनस PS। यानी अगर आपको विलेय का अणुभार कैलकुलेट करना है, अगर आपको विलेय का अणुभार कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन WA, MA और P0A अपॉन P0A माइनस PS, ठीक है। लिख लो इसको एक बार भाई, तो चाहो तो आप इन सब के मान लिख लो एक बार। MB बराबर क्या होता है, MB बराबर होता है विलेय का अणुभार, MB बराबर विलेय का अणुभार, ठीक है। WB बराबर क्या होगा, WB बराबर होगा विलेय का भार, विलेय का भार, और WA बराबर क्या होगा, WA होगा विलायक का भार, ठीक है। और ये तो पता ही है, P0A बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये भी लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, P0A बराबर शुद्ध विलायक A का वाष्प दाब, A का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और PS बराबर क्या है, PS बराबर है आपका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इनमें से किसी भी एक चीज को गायब कर देगा वो और पूछ लेगा बाकी सारी चीजों को देके, आपसे विलेय का अणुभार पूछ ले, WB पूछ ले, तो चेंज कर देना भाई, फॉर्मूले को चेंज करके जोड़ बाकी गुणा भाग आपका आंसर, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं भाई, ठीक है। देखो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, चलो भाई, यहां कल क्या हो हमने न जाना, हमने बस इतना जाना कि हमको अच्छे से पढ़ना है, हमारा काम जो है वो हमको ईमानदारी से करना है, यही हमारा काम है। चलो भाई, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, न्यूमेरिकल, ध्यान देना भाई, थोड़ा देखना भाई, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको, आप साथ साथ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन यानी शुद्ध विलायक ले लिया हमने, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना लिया है हमने, 0.850 बार, ठीक है। बार हुआ, एटीएम हुआ, किलो बार हुआ, टॉर हुआ, ये सारी किसकी यूनिट है, दाब की यूनिट है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमें दे रखा है, बेंजीन है, तो जिसका वाष्प दाब कितना है आपका 0.850 बार। तो जो चीज हमको गिवन है उसको साथ के साथ हम लिखते जाते हैं। तो शुद्ध विलायक दे रखा है, शुद्ध वर्ड आते ही हमको समझ में आ गया P0, और विलायक है तो A, ठीक है। कितना दे रखा है, 0.850 बार। ये कैसे पता चला है कि ये विलायक है, आगे देख लो। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। किसमें घोला है, बेंजीन में। तो जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है, विलायक। इस वजह से बेंजीन हमारा क्या है, विलायक, और शुद्ध विलायक का हमको दे रखा है 850 बार, ठीक है। तो जब हमने अवाष्पशील विलेय को मिलाया है बेंजीन में, तो विलयन का वाष्प दाब कैसा हो गया होगा, कम हो गया होगा, ठीक है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम होके देखो घट के कितना हो गया, 0.845 बार। पहले कितना था, 850, 5 घट गया, 845 बार हो गया, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, तो हम विलयन का भी लिख लेते हैं। विलयन के वाष्प दाब को हमने PS से दिखाया था, क्या है, 0.845 बार है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, विलेय का भी लिख लो भाई। विलेय का भार कितना दे रखा है, WB कितना दे रखा है, 39 ग्राम दे रखा है, ठीक है। 39 नहीं, कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम दे रखा है भाई, ठीक है ना। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम, ठीक है। और विलायक का भार कितना दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है आपको 39 ग्राम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, यानी विलेय जो है आपका उसका क्या पूछ रहा है आपसे, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ, जोड़ बाकी गुणा भाग, और आपका आंसर आपके सामने। आपको बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, और बेंजीन क्या है, विलायक, मतलब Ma भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, आंसर MB बराबर क्या होगा, WB अपॉन WA गुणा MA, P0A अपॉन P0A माइनस PS, ठीक है। इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू। WB कितना भाई, 0.5 रख दो, चलो ठीक है, ग्राम। आगे क्या है, MA कितना दे रखा है, 78 ग्राम मोल इनवर्स। और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको WA
बटे में कर दो। WA कितना दे रखा है 39 ग्राम, लिख दो भाई इसको भी, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर P0A कितना दे रखा है 0.850 बार, ठीक है, माइनस P0A माइनस PS। मैं यहां P0A माइनस PS करके वैल्यू रख दूं डायरेक्ट, आप रख भी सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं करके यहां डायरेक्ट रख देता हूं। P0A माइनस PS बराबर कितना है 0.850 माइनस 0.845 बार, ठीक है। तो फाइनल कितना आ जाएगा 0.0005 बार, यही आएगा ना भाई, 5 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रख देता हूं मैं इसको 0.005 बार, ठीक है। तो बार से बार गया, नीचे ग्राम से ग्राम गया, आंसर किस में आएगा, आपका मोलर मास है तो पता ही है, ग्राम मोल इनवर्स में आंसर आएगा, ठीक है। 3 जीरो यहां है, 3 जीरो से पहले पॉइंट यहां है तो पॉइंट का पॉइंट कटा, ठीक है। यहां एक संख्या पहले पॉइंट है तो यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो रखनी पड़ेगी आपको, ग्राम तो अपने काट ही दिया है तो एक जीरो रख देता हूं मैं, ठीक है। ग्राम हमारा कट ही गया है, पॉइंट का एक जीरो नीचे रख दिया, ठीक है। अब इस जीरो से हमने इस वाली जीरो को काट दिया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब 39 से यहां देखो, यहां 5 बचा है केवल, तो इस 5 से मैंने ये नीचे वाला 5 काट दिया, ठीक है। 39 से 78 कितनी बार गया 2 बार, यहां क्या बचा है 85, 85 का गुणा कर दो 2 से, 85 का गुणा कर दिया 2 से तो क्या आएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स, यानी जो विलेय है उसका जो मोलर द्रव्यमान आया, जो मोलर भार आया वो कितना आया 170 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है भाई। तो यहां मैंने आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अच्छे से बता दिया, आप अच्छे से इसको पढ़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। मिलते हैं इसी तरीके से अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।